हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे मरुस्थल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को जानेंगे। साथ ही हम समझेंगे मरुस्थलीकरण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, वीडियो पूरा देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको जनरल नॉलेज के वीडियोस रेगुलर मिलते हैं, तो इस चैनल का बेल आइकन भी दबा लेना ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना। और सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मरुस्थल यानी डेजर्ट किसे कहते हैं। देखो, मरुस्थल एक अनउर्वर भूमि है, यानी इसकी उर्वरकता बहुत कम है। ऐसा भूदृश्य है जहाँ पर वर्षा काफ़ी कम होती है और इसके परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति जो है वो पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल होती है, यानी अनुकूल नहीं होती है। वनस्पति की कमी के कारण भूमि की असुरक्षित सतह अनाच्छादन की स्थिति में आ जाती है। और पृथ्वी की दुनिया भर में आप देखोगे तो लगभग 1/3 भाग में आपको किसी न किसी प्रकार का आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। अब इसमें जो अधिकांश भाग है वो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र शामिल है। ध्रुवीय क्षेत्र हो सकता है आपके दिमाग में जब भी मरुस्थल सोच रहे हो तो एक सूखा क्षेत्र आए, तो मैं आपको बता दूं शीत मरुस्थल भी होते हैं, जहाँ पर जो काफ़ी ठंडे होते हैं, जहाँ पर कम वर्षा होती है, और इन्हें कभी कभी ध्रुवीय मरुस्थल या शीतल मरुस्थल कहते हैं। यानी मरुस्थल जरूरी नहीं है सूखा हो, ठंडा मरुस्थल भी हो सकता है। मरुस्थलों को गिरने वाली वर्षा की मात्रा, प्रचलित तापमान, मरुस्थलीकरण के कारणों या फिर उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी मरुस्थल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अब इसको भी हम समझेंगे। अब जो मरुस्थल का निर्माण है वो एक प्रक्रिया होती है, अपक्षय प्रक्रिया, इसके द्वारा होता है। अब ये प्रक्रिया क्या है, देखो, जो दिन और रात के बीच तापमान में बड़े बदलाव से चट्टानों पर तनाव डालता है। यानी दिन के समय में तापमान बहुत अधिक हो जाता है और रात में काफ़ी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से चट्टानें जो होती है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी रेत ही रेत हो जाती है। यद्यपि मरुस्थल में प्राय ही वर्षा होती है, यानी बहुत ही कम वर्षा होती है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही मूसलाधार वर्षा हो जाती है। तो ऐसा होता है मरुस्थल में। अब हम मरुस्थलों के प्रकार को समझे तो इन क्षेत्रों को तापमान की दृष्टि से हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये एक प्रकार से गर्म मरुस्थल होते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, ये थोड़े कम गर्म होते हैं। और शीत कटिबंधीय मरुस्थल, ये काफ़ी ठंडे मरुस्थल है। भारत में भी आपको जैसे लद्दाख है हो गया, ऐसे शीत मरुस्थल देखने को मिल सकते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, और उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल और शीत कटिबंधीय मरुस्थल, 3 प्रकार के मरुस्थल दुनिया भर में आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम मरुस्थल के प्रकार उसके अंदर से देखें तो आप देखोगे कि कुछ स्थानों पर चट्टानें आती है, कुछ स्थानों पर रेत आती है, और कुछ स्थानों पर जो है वो मिश्रित टाइप का आपको मिलेगा। तो हमारा जो है वो एक ऐसा मरुस्थल है जो चट्टानी युक्त मरुस्थल है। वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। रेग, ये इस प्रकार का मरुस्थल है जैसे कंकड़ पत्थर युक्त, एक प्रकार से मिश्रित मरुस्थल भी इसको हम कह सकते हैं। और इर्ग जो है वो बालू मिट्टी युक्त मरुस्थल का भाग है, जहाँ पर आप देखोगे दूर दूर तक बालू रेत आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकारों से हम अलग तरीके से मरुस्थल का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो, दुनिया भर में अगर मरुस्थलों की बात करें तो बहुत सारे आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो इसको ध्यान से समझो। कोलोराडो मरुस्थल का नाम आपने सुना होगा, ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में। अटाकामा मरुस्थल, ये आपको दक्षिण अमेरिका में पेरू, चिली, इस देशों में आपको मिलेगा। थार मरुस्थल, ये आपको पता ही, ये अपने देश भारत में है। सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल ही है। इसमें बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा है। गोबी मरुस्थल, ये आपको मंगोलिया में मिलेगा। और कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपको अफ्रीका महाद्वीप है उसमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये है दुनिया भर का मैप, और जहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। इसी क्षेत्रों में आपको मुख्य रूप से मरुस्थल देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने भारत में यहाँ पर देख पाओगे ये है थार मरुस्थल। ये जो क्षेत्र अफ्रीका में दिख रहा है सबसे बड़ा, ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में आपको कालाहारी मरुस्थल वगैरह मिल जाएंगे, और इधर गोबी मरुस्थल आपको मिल जाएगा चीन के ऊपर। तो दुनिया भर में आपको अलग अलग जो मरुस्थल है वो अभी मैंने आपको देशों के अनुसार बताया, वो मरुस्थल आपको इसी मैप में देखने को मिलेंगे। अगर भारत की बात करें तो ये है अपना भारत का मैप। यहाँ पर आप देखो थार डेजर्ट, अरावली, तो ये जो डेजर्ट है भारत में, थार मरुस्थल, ये यहीं पर देखने को मिलेगा। जो भारत के राज्य हैं जैसे मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन 4 में फैला हुआ है, और कुछ हिस्सा आपको इसको पाकिस्तान में मिलेगा। तो ये थार डेजर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा 2 देशों और भारत के कुछ राज्यों में ये फैला हुआ है। और शीत मरुस्थल की बात करें तो भारत में तो लद्दाख में आपको मिलता है शीत मरुस्थल, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
और अब सवाल ये आता है कि मरुस्थलीकरण क्या है। देखो, जो मिट्टी है, मिट्टी धीरे धीरे अपना उपजाऊपन खोती है और वो बंजर होने लगती है और धीरे धीरे वो मरुस्थल रेतीली मिट्टी अनउपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि मरुस्थल के क्षेत्रफल में वृद्धि होना भी एक प्रकार से मरुस्थलीकरण कहलाता है, या फिर एक उपजाऊ मिट्टी का धीरे धीरे बंजर भूमि में बदलना, उसको भी हम मरुस्थलीकरण में गिनेंगे। यहाँ पर है अंत इस वीडियो का। अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर सकते हो। इतना ही इस वीडियो में। इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।